एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12वीं लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी में लेखाशास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्ट 2 साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो 8वें नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी आपकी सिलेबस की बुक पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे, आपकी सिलेबस की बुक से आज हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक को कवर करता है? लाभ का विभाजन, मतलब कि लाभ का बंटवारा। ठीक है, तो पेज नंबर 167 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। आपके सिलेबस की बुक एनसीईआरटी की बुक से आप एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 167 में आप जाकर इस सवाल को देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को जो पार्ट नंबर 8 का वीडियो है उसको आज प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, मनीष एवं गिरीश के साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि मनीष और गिरीश दो साझेदार हैं और इन्हें साझेदारी में समझौते किए हैं और उन समझौतों का बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या प्रावधान, मतलब क्या क्या समझौते किए हैं। समझौते के प्रावधान ये बता रहा है। पहला, इन्होंने समझौता किया है कि लाभ का विभाजन बराबर होगा। इन्होंने समझौता किया कि लाभ का विभाजन बराबर होगा, पहला। फिर उसके बाद दूसरा, मनीष को प्रतिमाह 400 रुपए का वेतन अनुमत होगा। दूसरा समझौता कि मनीष को वेतन दिया जाएगा, कितना? 400 रुपए हर महीने के, हर महीने 400 रुपए इसको वेतन के रूप में प्राप्त होगा। इन्होंने इसके लिए समझौता किया है। तो जब साल भर का हम देखते हैं तो महीने का 400 रुपए, तो साल भर का आप देखेंगे 12 चौको 48, मतलब 4800 रुपए उसको वेतन दिया जाएगा साल भर का। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा, गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, मतलब मनीष के जिम्मे बिक्री विभाग को दे दिया गया है, बिक्री विभाग की ये देखरेख करता है। गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद, यहाँ पास मनीष से महेश लिखा गया, ठीक है, मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। कहने का अर्थ है कि गिरीश को कमीशन दिया जाएगा, किस लिए? क्योंकि बिक्री विभाग को वो देख रहा है। अब उसको कमीशन दिया जाएगा, कैसे कमीशन दिया जाएगा? यानी कि जो लाभ हो रहा है, व्यापार को जो लाभ हो रहा है, साझेदारी को जो लाभ हो रहा है, उस लाभ में से पहले मनीष के वेतन को घटा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे मनीष के वेतन को अनुमत करने के बाद, ठीक है, जितना भी लाभ होगा उसमें से मनीष के वेतन को घटा दिया जाएगा और बचे हुए लाभ का, वेतन घटाने के पश्चात जो लाभ बचेगा उसका 10% उसको कमीशन दिया जाएगा। हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट, लाभ का बंटवारा इन लोग बराबर, इन्होंने समझौता किया। दूसरा, मनीष को वेतन 400 रुपए महीना। तीसरा, गिरीश को कमीशन कितना? 10% से, किस पर? लाभ पर, और वो लाभ कैसा होगा? मनीष के वेतन घटाने के पश्चात का वो लाभ होगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा लिखता है कि साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा। चौथा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की जो पूंजी है उस पर ब्याज दी जाएगी। स्थिर पूंजी पर ब्याज दी जाएगी, कितने से? 7% की दर से।
ठीक है, तो चौथा पॉइंट पूंजी पर ब्याज के लिए कह रहा है, पहला पॉइंट लाभ के बंटवारे के लिए कह रहा था, बराबर बराबर। दूसरा पॉइंट मनीष के वेतन के लिए कह रहा था। तीसरा समझौता गिरीश के कमीशन के लिए कह रहा था। चौथा समझौता पूंजी पर ब्याज के विषय में कह रहा है, स्थिर पूंजी पर 7% से ब्याज दिया जाएगा। पांचवा लिखा है साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर, साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज प्रभारित होगी। पांचवा जो है समझौता वो कहता है आहरण पर ब्याज। ठीक है, इन्होंने जितना भी वर्ष भर में अपने निजी उपयोग के लिए जितनी भी राशि निकाली है उसका 5% ब्याज व्यापार लगाएगी, मतलब कि व्यापार को इनको देना होगा। ठीक है, आहरण मतलब साझेदार या मालिक क्या करता है, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, उपयोग के लिए व्यापार से पैसा निकाल लेता है। तो जब खुद के इस्तेमाल के लिए वो निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसको व्यापार क्या कहेगी कि आपने जो राशि निकाली है अपने निजी उपयोग के लिए उस पर क्या कीजिए, ब्याज दीजिए। तो मालिक जो साझेदार है वो क्या करेंगे, आहरण पर ब्याज देंगे व्यापार को। ठीक है, तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ये पांचवा पॉइंट। और छठवां कहता है मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी, इनकी स्थिर पूंजी बता रहा है क्योंकि स्थिर पूंजी पर हमको ब्याज देना 7% से। मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी क्रमशः 1,00,000 रुपए तथा 80,000 रुपए क्रमशः। ये पहला जो क्रमशः बोल रहा है मतलब क्रम से, तो पहला मनीष आ रहा है तो ये 1,00,000 रुपए मनीष का पूंजी है और दूसरे नंबर पर गिरीश आ रहा है तो ये जो 80,000 रुपए वो गिरीश की पूंजी है। उनकी वार्षिक आहरित राशि बता रहा है। अब यहाँ पास उनका पूंजी बता दिया, स्थिर पूंजी। अब उसके बाद अगला सेंटेंस बता रहा है कि उनकी वार्षिक आहरित राशि, मतलब वर्ष भर में उन्होंने कितना आहरण किया, कितनी निजी उपयोग के लिए कितनी राशि निकाली। उनकी वार्षिक आहरित राशि क्रमशः, मतलब क्रम से पहला मनीष का 16,000 रुपए और दूसरा गिरीश का 14,000 रुपए। ठीक है, आगे सवाल बोलता है 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर, 31 मार्च 2016 इस दिनांक पर हमारा व्यापार का समाप्ति, मतलब कि लेखा जोखा का समाप्ति हो रहा है। इसी दिनांक पर हम अपना लेखा जोखा करेंगे। तो 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की राशि 40,000 रुपए, मतलब वर्ष भर का लाभ बता रहा है 40,000 रुपए है। फर्म के लिए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। तो ये हमने सवाल पढ़ा। अब इस सवाल को थोड़ा सा हम अपने ध्यान में बैठाएंगे, अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा सवाल को। दो साझेदार मनीष एवं गिरीश, इन्होंने समझौता किया। अब किस किस विषय पर समझौता किया, लाभ के बंटवारे के लिए समझौता किया। लाभ बराबर बराबर। दूसरा वेतन, वेतन किसको, मनीष को। कितना, 400 रुपए महीना, महीना 400 तो साल भर का 4,800 रुपए, ये वेतन का समझौता हो गया। फिर तीसरा गिरीश के कमीशन का समझौता किया गया। कमीशन किस पर, लाभ पर। कितना प्रतिशत से, 10% से। लाभ कैसा होगा, मनीष के वेतन देने के पश्चात लाभ में से मनीष के वेतन को घटा दिया जाएगा, फिर जो बचेगा उस लाभ पर 10% से कमीशन दिया जाएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने अभी 3 पॉइंट देखा, लाभ का बंटवारा, वेतन और कमीशन। फिर उसके बाद चौथा पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत से, 7% से स्थिर पूंजी पर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बोलता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, व्यापार आहरण पर ब्याज लगाएगी कितने प्रतिशत से, 5% से, जितना भी इन्होंने साल भर पर आहरण किया है। फिर चौथा ये पांचवा हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है कि मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी 1,80,000 और उन्होंने आहरण कितना किया है, 16,000 और 14,000। 31 मार्च को लाभ कितना हो रहा है, 40,000 का हो रहा है। फर्म के लिए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। तो ये हमने सवाल देखा। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हल को देखेंगे। तो ये देखिएगा इसका ये हल हमको सवाल क्या बनाने को बोल रहा है, हमको कह रहा है कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। तो हम यहाँ पर लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाएंगे 31 मार्च 2016 के लिए। विवरण राशि। ठीक है, तो ये कैसा खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लाभ का बंटवारा कर रहे हैं, मालिकों का
जो जो व्यापार से लाभ हुआ है उस लाभ का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो लाभ, लाभ क्योंकि दायित्व है, मालिकों को बांटना है, दायित्व है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर प्रारंभ होता है, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। साल भर में 40,000 का लाभ हुआ, आपने सवाल को पढ़ा। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साल भर का लाभ आपको सवाल में बताया हुआ है 40,000 रुपए। हम पहले लाभ को बताएंगे कि हमको साल भर में 40,000 रुपए, ये बताए कि व्यापार की 40,000 का लाभ हुआ। लाभ हानि विवरण खाते से उठाकर कहाँ पस ले आएगी, लाभ हानि विनियोग खाते में क्रेडिट करके, क्योंकि बंटवारा करना है, दायित्व है, क्रेडिट होकर चालू होगी। लाभ हानि विवरण खाता 40,000 रुपए हमने लिख दिया। अब इसमें से जो जो सवाल हमको देने को बोल रहा है हम उसको देंगे। तो पहले सवाल में पहले पॉइंट में उसने क्या कहा, पहले पॉइंट में उसने लाभ के बंटवारे के विषय में कहा कि लाभ जो भी है उसको बराबर बराबर दिया जाएगा साझेदारों को। तो वो तो हम कब करेंगे, जब इन सभी को दे देंगे, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज दे देंगे, उसके बाद सब देने के पश्चात जो अंतिम में जो शेष लाभ बच जाएगा उसका बंटवारा उनको बराबर बराबर किया जाएगा। तो पहले हमको इन चीजों को देना होगा। तो पहला पॉइंट जो है उसका हमको नीचे करना है, हम बाद में उसको देखेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको वेतन के विषय में कहा, किसका वेतन, मनीष का वेतन। ठीक है, तो हम यहाँ पास बंटवारा करेंगे, इधर हमने लाभ को लिख दिया। अब इस लाभ में से देते हैं तो पहले लिखेंगे वेतन। ठीक है, मनीष को कितना, 400 रुपए महीना, तो एक महीने का 400, 12 महीना, क्योंकि साल भर में 12 महीने होता है तो उसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, 400 गुणित 12, 4,800। ठीक है, इसका मैंने कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1 में करके रखा हुआ है, तो हम इसके वर्किंग नोट को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा नीचे इसका वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, वेतन के विषय में मनीष को दिया जा रहा है 400 रुपए महीना, 12 महीने का होता है 4,800 रुपए। हम यहाँ पास 4,800 रुपए लिख देंगे यहाँ पास वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब ये वेतन के विषय में हो गया, क्योंकि सवाल हमको पूंजी खाता नहीं बनाने को बोल रहा है, नहीं तो इसको हम दूसरा इफेक्ट भी इसका देखते हैं। ये तो पहला इफेक्ट था कि हमने इसको क्या किया, लाभ एवं हानि विनियोग खाते में डेबिट साइड में लिखा, क्योंकि बंटवारा हो रहा है। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, इसका दूसरा इफेक्ट पूंजी खाते में जाता। पूंजी खाते में हम क्या करते हैं, मनीष की पूंजी में जाकर जोड़ देते, मतलब पूंजी बढ़ती है क्रेडिट होकर, पूंजी बनती है क्रेडिट होकर और समाप्त होती है डेबिट होकर। तो क्योंकि बढ़ाना है तो वहां पास पूंजी के क्रेडिट सेट जाते हैं और वहां पास मनीष के कॉलम में, राशि वाले कॉलम में जाकर इसको जोड़ दिया जाता। ठीक है, तो ये वेतन की बात हो गई। अब उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में जो कमीशन की बात करता है, किसके लिए कमीशन, गिरीश के लिए कमीशन। अब कमीशन किस पर दिया जाएगा, लाभ पे दिया जाएगा 10%। वो भी लाभ कैसा होगा, मनीष के वेतन देने के पश्चात का लाभ। तो आप देखेंगे 40,000 का लाभ हो गया, उसमें से 4,800 रुपए वेतन के रूप में मनीष को दे दिया गया। अब 40,000 में से 4,800 वेतन के रूप में मनीष को दे दिया, तो बाकी कितना लाभ बचता है, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 2 कमीशन के विषय में बता रहा है, कमीशन का मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में करके रखा हुआ है। तो देखिएगा 40,000 लाभ, उसमें से 4,800 रुपए वेतन के रूप में मनीष को चला गया। तो अब कितना बचता है, 40,000 में से 4,800 जब हम घटाएंगे तो बचेगा 35,200। 40,000 में 4,000 घटाएंगे तो 36,000, उसमें से 800 और घटा दिए तो 35,200 रुपए। अब ये 35,200 रुपए क्या है, वेतन घटाने के बाद का लाभ है, इसी का 10% उसको कमीशन दिया जाएगा। तो गिरीश के लिए हम कमीशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। 35,200 का 10%, 35,200 का 10% जब आप निकालेंगे तो ये हमारा अंश और ये हर कट जाएगा, 2 शून्य आपस में। अब यहाँ एक नीचे बच गया, ये अंश और ये अंश गुणा कर देंगे, 352 गुणित 10, 3,520। ये इसका कमीशन कहा जाता है। इसी कमीशन को हम जाकर वहां पास लिख देंगे। तो ये कमीशन वर्किंग नोट नंबर 2 गिरीश के लिए 35,200 का 10%, 3,520 रुपए। ठीक है, तो वेतन पहला, दूसरा पॉइंट वेतन का भी हो गया, तीसरा पॉइंट कमीशन का भी हो गया। अब आप देखेंगे चौथे पॉइंट में, चौथा पॉइंट जो था वो आपका किसके बारे में कह रहा था, साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दे होगा, मतलब पूंजी पर ब्याज के विषय में वो कह रहा है। तो हम पूंजी पर ब्याज अब लिखेंगे, इसी लाभ में से बंटवारा करेंगे। ठीक है, पूंजी पर ब्याज वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हम देखिएगा पूंजी पर ब्याज की गणना, यहाँ पर कैलकुलेशन उसका किया हुआ है। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज अब कितना प्रतिशत से, 7% से। आप देखेंगे इनकी स्थिर पूंजी पर ब्याज, ठीक ना, तो इनकी स्थिर पूंजी कितनी है, सवाल में बताया हुआ है। मनीष के लिए 1 लाख रुपए और गिरीश का 80,000 रुपए। आप सवाल को जब देखेंगे इसके
छठवें नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मनीष और गिरीश की स्थिर पूंजी क्रमशः 1 लाख व 80,000 रुपए। फिर उसके बाद उनका आहरण बताया 16,000 और 14,000। ठीक है, तो स्थिर पूंजी इनकी है 1 लाख और 80,000 रुपए। इसी पर हम 7% से उनका पूंजी पर ब्याज निकाल देंगे। मनीष का 1 लाख रुपए का 7%, 1 लाख गुणित 7/100, अंश और हर को काटेंगे, 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पास 1,000 और यहाँ पास 7 अंश में है, दोनों गुणा कर देंगे तो 7,000। ये हर में 1 आ गया है। ठीक है, और यहाँ नीचे भी 1,000, 1 लाख के नीचे 1 हर के रूप में है। तो ये हमारा मनीष का आ जाता है। फिर उसके बाद गिरीश का उसी तरह निकालेंगे। गिरीश का 80,000 रुपए पूंजी है, उसका 7%, 5600 रुपए। जब आप काटेंगे यहाँ अंश और हर को, 2 शून्य कट गए, यहाँ 800 बचता है। 800 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56 और 2 शून्य लग जाएगा, तो 5600 रुपए हो जाता है। 7,000 और 5,600 पूंजी के रूप में, दोनों को जोड़ेंगे तो 12,600 रुपए। ये वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने पूंजी पर ब्याज को देखा। अब इसी को हम यहाँ पास पूंजी पर ब्याज के रूप में लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज वर्किंग नोट नंबर 3, मनीष के लिए 1 लाख रुपए का 7%, 7,000 रुपए। गिरीश के लिए 80,000 का 7%, 5600 रुपए। पूरा मिलाकर बाहर करेंगे 12,600 रुपए। तो ये हमारा था चौथे नंबर का पॉइंट पूंजी पर ब्याज के विषय में जो कह रहा था, हमने उसको हल किया। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। अब 5वें नंबर का वो बता रहा है आहरण पर ब्याज के विषय में, कि साझेदारों के वर्ष भर के आहरण पर 5% की दर से ब्याज प्रभावित होगी। ठीक है, 5% की दर से ब्याज प्रभावित होगी। तो हमको इनका पहले आहरण देखना होगा कि इनका आहरण कितना है। तो सवाल में आपको आहरण भी बताया हुआ है, 16,000 और 14,000 इन्होंने आहरण किया है। अब इसी आहरण पर क्या होगा कि इनका ब्याज लगेगा। तो ब्याज क्या है, क्योंकि साझेदारों ने अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से 16,000 और 14,000 रुपए निकाल लिया है। अपने निजी उपयोग के लिए, खुद के उपयोग के लिए उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, अब कंपनी जो व्यापार है वो क्या कहेगी कि आपने व्यापार से 16,000 और 14,000 रुपए अपने निजी उपयोग के लिए निकाल लिया है, तो क्या कीजिए, आप इस पर ब्याज दीजिए, यानी फर्म को ब्याज दीजिए। तो ये लोग क्या करेंगे, फर्म को ब्याज के रूप में देंगे। ठीक ना, तो ये जो ब्याज इनसे प्राप्त हो रहा है, ये फर्म के लिए क्या है, एक तरह से लाभ है भाई, आय के रूप में है। ठीक ना, आहरण पर ब्याज उन लोग देंगे। ठीक ना, इसलिए ये क्या है, आय के रूप में है। तो इसको हमको कहाँ लिखना होगा, इसको हमको जब हम आप देखेंगे, जब इधर क्या होता है, इधर वह मतलब कि जो हमको देना है वो लिखते हैं, और जो इधर प्राप्त होगा वो इसको इधर लिखा जाता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज जो है वो प्राप्त होगा, तो हमको इसको लाभ के रूप में इधर लिखना होगा। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज, मनीष 16,000 रुपए आहरण किया, उसका 5% उस पर ब्याज लग जाएगा, 800 रुपए होता है। और उसी तरह गिरीश 14,000 रुपए, यहाँ 16,000 है, मनीष 16,000 रुपए, उसका 5% 800 रुपए। गिरीश 14,000 रुपए आहरण करा, उसका 5% 700 रुपए। इसका वर्किंग नोट नंबर 4 मैंने कैलकुलेशन करके रखा, तो इसके कैलकुलेशन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 5 जो आहरण पर ब्याज के विषय में बात कर रहा है। तो देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, आहरण पर ब्याज 5%। मनीष के लिए 16,000 रुपए उसने आहरण किया है, इसका 5% जब हम निकालेंगे, अंश और हर कट जाएगा, 2 शून्य, 160 गुणित 5, जब आप गुणा करेंगे तो 800 रुपए आएगा। उसी तरह गिरीश के लिए 14,000 रुपए गुणित 5/100, 2 शून्य कट गया, अंश और हर। ठीक ना, यहाँ पास 140 गुणित 5, 700 रुपए, दोनों का जोड़कर होता है 1,500 रुपए। तो वही इसको लिख दिया जाएगा यहाँ पास। ठीक है, आहरण पर ब्याज मनीष के लिए 800 रुपए और गिरीश के लिए 700 रुपए, दोनों का जोड़कर 1,500 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था 5वां पॉइंट। अब इसके बाद आगे सवाल 6वें पॉइंट में हमको पूंजी के विषय में बताया है, फिर उसके बाद हमको आहरण के विषय में बताया है, और यहाँ पास लाभ के विषय में बताया। तो हमने इसका प्रविष्टि कर दिया है। ये दोनों बताया हुआ है, कैलकुलेशन के लिए बताया हुआ है, क्योंकि हम पूंजी खाता नहीं खोल रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को नहीं लिख पाएंगे। बस इसे कैलकुलेशन करके जो इनका ब्याज है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा पूरा सवाल यहाँ पास हल होता है। पूरा जो हमको सवाल बोला था हमने पूरा कैलकुलेशन उसका कर दिया, पूरा जहां जहां लिखना था हमने उसको लिख दिया। अब हम खाता क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सवाल ने जो विषय पे बात की उस विषय को हमने पूरा कंप्लीट किया। तो सवाल ने हमको वेतन के विषय में कहा, कमीशन के विषय में कहा, पूंजी पर ब्याज के विषय में कहा, आहरण पर विषय में कहा और लाभ के विषय में कहा। हमने पूरा कर दिया। अब हमारा पूरा करने के पश्चात हम इसको क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों साइड का जोड़ हम करते हैं। तो इधर का हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ आता है, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 41,500 मतलब 41,500 रुपए। और अभी हम यहाँ इसमें
डेबिट साइड में कहाँ तक लिखे हैं, केवल इसको इसको और इसको हमने लिखा है। ये तो लाभ का बंटवारा है, ये लाभ का बंटवारा है, मतलब कि इसमें से इन तीनों को देने के पश्चात जो लाभ बच रहा है उसका बंटवारा होगा। इनके अनुपात में इनका अनुपात जो है वो एक एक का मतलब बराबर का है। तो आइए अब हम देखते हैं ये शेष जो लाभ के रूप में बचता है उसका कैलकुलेशन हम देखते हैं, जो पूंजी खाते में इनकी पूंजी खाते में जाएगी। तो यहाँ पास ये वर्किंग नोट नंबर 5 में हम जो पूंजी का बंटवारा है उसका हमने करके रखा हुआ है कैलकुलेशन। तो वर्किंग नोट नंबर 5, अब देखिए लाभ का पूंजी का बंटवारा बोल रहा हूँ, ठीक है, लाभ का बंटवारा जो पूंजी खाते में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास लाभ का बंटवारा वर्किंग नोट नंबर 5, तो इधर का क्रेडिट का जोड़ हमारा आता है 41,500 और डेबिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, 4800, 4800, 3520 और 12,600 रुपए। ये तीनों क्या होंगे, इनमें से घट 41,500 में से घट जाएगी। तो देखिएगा आप 41,500 इसमें से इन तीनों को जोड़ेंगे हम, फिर घटाएंगे, तो 4,800, 3,520 और 12,600। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आता है 20,920। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे और 12,600 तो 0,2 और 8 और 5 13 और 6 9 19 एक हारसिल, 4 1 5 5 3 8 8 2 10 की 0 एक हारसिल और 1 1 2, 20,920 रुपये हमारा जोड़ आता है, ठीक है, इन तीनों का जोड़। तो 41,500 में से ये 20,920 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, शेष आएगा 20,580 रुपये। ये 20,580 रुपये जो है वो इन लोगों को शेष लाभ के रूप में है, मतलब इसमें से पूरा बंटवारा करने के पश्चात शेष लाभ के रूप में है। अब इनको उसका एक एक अनुपात मतलब बराबर बराबर दे दिया जाएगा, इनके पूंजी खाते में लाभ के रूप में जोड़ा जाएगा। तो देखिएगा मनीष को कितना जाएगा, 20,580 का आधा 1/2 अनुपात इनका एक एक का है, 1:1:2 होता है, ठीक ना। तो 1/2 मनीष के लिए, 1/2 गिरीश के लिए, ठीक है। 20,580 का 1/2 हम निकालेंगे, जब इसको काटेंगे यहाँ से अंश और हर को, तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1 और 8 18, 2 9 18 और ये पूरा कट गया, ये 0 बचा, 2 0 0, मतलब 10,290 रुपये। 1 से गुणा करेंगे तो 10,290, इसका भी वैसे ही होगा 10,290, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 20,580 रुपये। तो ये इसका बंटवारा हो जाता है 10,290 इनको लाभ के रूप में बराबर बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो शेष लाभ बचा है वो कहाँ जाएगा, इनके पूंजी खाते में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता मनीष के लिए 20,580 का 1/2 10,290 और गिरीश के लिए 20,580 का 1/2, इनका अनुपात जो है वो बराबर का है। तो इसको जब निकालेंगे तो 10,290, दोनों का जोड़ हमारा आता है 20,580, इधर का पूरा जोड़ हमारा है 41,500। तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 1867 आपके एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो हल था वो समझ आया होगा, आसान सा सवाल था, ठीक है। आपका टॉपिक जो इसमें था वो लाभ का विभाजन। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।